नमस्कार। संवादपात के साथ के इस नए एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हम इस बात पर चर्चा करेंगे कि अगर पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी सत्ता में वापस नहीं आती हैं, तो उसके मुख्य कारण क्या क्या हो सकते हैं। बंगाल में टक्कर काटे की है, इसलिए इन कारणों का जानना बहुत जरूरी है। इसके अलावा अपडेट के तौर पर बात करेंगे एंटीलिया केस के बारे में, जो वाजे गेट के नाम से भी जाना जाता है। अब उसमें एक नाम और भी शायद जोड़ सकते हैं हम, परमबीर देशमुख जुत्तम जुत्ता। जनरेशन जेड और मिलेनियल्स के बीच एक फर्क है जो अच्छा भी है बुरा भी है। इस फर्क में से बुरा वाला पहलू कैसे हटा सकते हैं, यह है यूथ डायरेक्ट खंड में आज का चर्चा का विषय। साथ ही आज के शो में होंगे कारगर सुझाव सेल्फ डेवलपमेंट और करियर डेवलपमेंट के बारे में, एवं जिंदगी के फलसफों से ढूंढ निकालेंगे कुछ काम की बातें। आगे बढ़ने से पहले मेरा ये अनुरोध है कि अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद। शुरू करते हैं पश्चिम बंगाल से, जहां चुनाव 27 मार्च को शुरू होकर 8 चरणों में संपन्न होगा। ओपिनियन पोल्स को एक तरफ कर दीजिए। हार जीत की संभावनाओं के एनालिसिस के लिए अब जल्दी से बंगाल की दूसरे प्रदेशों और विशेष रूप से गुजरात से तुलनात्मक स्थिति पर नजर डालना बहुत आवश्यक होगा। क्यों नजर डाल रहे हैं इस पर? वो इसलिए कि मालूम तो पड़े कि बंगाल की हालत क्या है। प्रदेश की हालत के बारे में ममता बनर्जी के दावे क्या एवं ही हैं हवा में? उसके बाद मुख्य पॉइंट पर आएंगे कि अगर ममता दीदी हारती हैं तो क्यों हारेंगी। मैं नहीं कह रहा हूं कि वो हारेंगे, सिर्फ कह रहा हूं अगर हारी तो यहां बहुत बड़ा अगर है। तो चलिए पहले डेटा पर, आंकड़ों पर नजर डालते हैं। नवंबर 2020 में 15वीं फाइनेंस कमीशन द्वारा पेश किए गए एक रिपोर्ट में कहा गया है कि कई सामाजिक सूचकांकों के मामले में पश्चिम बंगाल की स्थिति राष्ट्रीय औसत से बेहतर है। कौन से इंडिसेस सूचकांक हैं वे हैं शिक्षा, न्यूट्रिशन यानी पोषण, स्वास्थ्य, सेक्स रेशियो, स्वच्छ पीने के पानी की उपलब्धता और टॉयलेट। रिपोर्ट के अनुसार नीति आयोग के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स सूचकांक की सूची में 2019 में 60 अंकों के साथ पश्चिम बंगाल 28 राज्यों में 14वें नंबर पर था। हां, फाइनेंस कमीशन ने अपने रिपोर्ट में यह भी कहा था कि बंगाल की वित्तीय हालत कमजोर है, उसे ठीक करना बहुत जरूरी है। अब बात जब वित्तीय हालत की निकली है तो गुजरात से तुलना कर लिया जाए। वित्तीय मामले में बंगाल का कर्ज गुजरात से दुगना है। फिस्कल डेफिसिट यानी वित्तीय घाटा भी गुजरात से लगभग दुगना है। लेकिन रोचक बात यह है कि बेरोजगारी दोनों प्रदेशों में लगभग बराबर थी मार्च 2020 के आंकड़ों के अनुसार। अब चलते हैं महिला सशक्तिकरण की ओर। 2019-20 अवधि के लिए राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वे 5 के आंकड़ों से पता चलता है कि महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में पश्चिम बंगाल गुजरात समेत कई राज्यों से आगे है। चाहे वो बैंकों में खाता खुलवाने का हो, या सेलफोन के प्रयोग का हो, या फिर व्यक्तिगत स्वच्छता पर्सनल हाइजीन का हो। तो अगर पश्चिम बंगाल का प्रदर्शन वित्तीय मामले को छोड़कर बाकी कई मामलों में ठीक ठाक है, तो ममता बनर्जी फिर से सरकार क्यों नहीं बना पाएंगी? अगर वो सरकार नहीं बना पाती तो उसके मुख्य कारण होंगे ये। नंबर 1, हिंदू वोटों में जबरदस्त कमी होना। शहरों में कमी होने का अंदेशा तो है, लेकिन अगर ग्रामीण इलाकों में भी हिंदू वोटर टीएमसी से पल्ला झाड़ ले तभी खास फर्क पड़ेगा सीट जीतने की दृष्टि से। नंबर 2, मुस्लिम वोट बढ़ जाएं जबरदस्त रूप से। इस बार मुस्लिम वोटर्स के सामने 3 ऑप्शन हैं, टीएमसी, एआईएमआईएम और आईएसएफ। यदि टीएमसी को मुस्लिम वोट उतने नहीं मिलते जितने उन्हें पिछले चुनावों में मिले थे, तो वो टीएमसी के लिए खतरे की घंटी होगी। नंबर 3, महिलाओं का समर्थन कम मिले। हमने अभी देखा कि महिलाओं के मामले में पश्चिम बंगाल का प्रदर्शन राष्ट्रीय स्तर पर मजबूत रहा है। इस सूरत में महिलाएं अगर टीएमसी का दामन छोड़ जाएं तो आश्चर्य की बात होगी। जैसा कि मैं पहले कह चुका हूं, अप्रैल महीने की वोटिंग पर हार जीत का फैसला होगा। वोटिंग के दिन अनडिसाइडेड वोटर अक्सर हवा का रुख देखकर अपना मन बनाते हैं, लिहाजा हवा किस पार्टी की जोरदार चल रही है, यह पहलू अप्रैल में वोटिंग वाले दिनों पर अपना असर दिखाएगा और वही हार और जीत के बीच फर्क डाल देगा। एक और पहलू का भी असर पड़ेगा थोड़ा बहुत, और वो है मुख्य प्रतिद्वंदी पार्टियों द्वारा किए गए विवादास्पद बयान और भाषणों में प्रयोग किए गए शब्द। देखते हैं बंगाल में हवा किस ओर बहती है। अब रुख करते हैं एंटीलिया एक्सप्लोसिव्स केस की ओर। मामले का स्टेटस क्या है? एक तरफ सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है परमबीर से हाई कोर्ट जाओ, देशमुख को केस में शामिल क्यों नहीं किया गया।
परमबीर को अब हाईकोर्ट के चक्कर लगाने पड़ेंगे। दूसरी तरफ जांच वाजे के इर्द गिर्द घूम रही है। वाजे इस होटल में रहा, ये महिला आई, फलाना बिजनेसमैन आया, पैसों की पोटली आई, इसने सिम कार्ड इसको दिए, उसने सिम कार्ड उसको दिए, रियाज काजी प्रूफ बनेगा, शायद रुपए गिनने की मशीन लाएगा ही, वगैरह वगैरह। ठीक है, एनआईए अपना काम कर रहा है, लेकिन इन बातों से क्या आभास होता है मालूम? एसएसआर केस की तरह मामला लंबा खिंचता दिख रहा है और हो सकता है अंत में कोई बहुत सनसनीखेज बात ना निकले। साथ ही ऐसा क्यों लग रहा है कि कोई बहुत बड़ी राजनीतिक हलचल निकट भविष्य में देखने को नहीं मिलेगी? वो कदाचित इसलिए कि हाई कोर्ट में मामला खिंच सकता है लंबा। परमबीर बाबू देशमुख के खिलाफ कोई ठोस सबूत पेश कर पाएंगे या नहीं, ये तो वक्त बताएगा। फडणवीस महाशय कोई जबरदस्त सनसनीखेज चीज प्रस्तुत कर पाए या नहीं, यह भी देखने वाली बात है। कहा जा रहा है उनके पास 6 गीगाबाइट का विशाल भंडार है इंफॉर्मेशन का। इस बीच कुछ लोग बहुत उत्तेजित हो गए। लो, ठाकरे की सरकार गई, अब बस जाने वाली है, पता नहीं क्या क्या बोल दिया। यूट्यूब पर अपना माल बेचने के लोग क्या क्या नहीं चेप देते हैं। खैर, ध्यान देने वाली एक और बात यह है कि अगर सारा इन्वेस्टिगेशन सचिन वाजे के लेवल तक ही सीमित रहकर समाप्त हो जाता है, तब तो वही बात होगी, खोदा पहाड़ निकली चुईया। देखना होगा कि अंततोगत्वा कोई बहुत बड़ी मछली या मछलियां बेनकाब हो पाती हैं या नहीं। मुद्दे की बात यह है दोस्तों कि महाराष्ट्र में राजनीतिक भूचाल तब तक नहीं आ पाएगा जब तक देशमुख, परमबीर, पवार और ठाकरे हर एक के पास खुद को बचाने के लिए कोई ना कोई इंश्योरेंस पॉलिसी है। अगर है तो ये चारों बस आपस में जुत्तम जुत्ता का नाटक करते रहेंगे और पब्लिक बेवकूफ बनती रहेगी। अगर वाजे या रियाज काजी या इस केस से जुड़ा कोई और व्यक्ति कोई ऐसा पुख्ता सबूत हैंडओवर कर सके जो किसी मंत्री या मंत्रियों या टॉप स्तर के पुलिस अफसर या अफसरों को पूरी तरह से नंगा कर सकता हो, तभी कोई राजनीतिक भूचाल आएगा महाराष्ट्र में, नहीं तो ढाक के वही 3 पात। और हां, अगर इस बीच वाजे बाबू खुदा ना खास्ता टपक गए किसी भी वजह से, तो सारे मामले की हवा ही निकल जाएगी। तो दोस्तों, देखते रहिए नौटंकी और उसके विभिन्न किरदारों को। पॉलिटिशियंस की नौटंकियों को झेलने के अलावा और कर ही क्या सकते हैं लोग। अब यूथ डायरेक्ट। इस वार्ता खंड में जेनरेशन जेड पीढ़ी और मिलेनियल्स पीढ़ी के सदस्यों के एक फर्क के बारे में बात करेंगे जो अच्छी भी है और समस्यापूर्ण भी। जेनरेशन जेड पीढ़ी के सदस्यों के बारे में कहा जाता है कि वे स्वतंत्र रूप से काम करना पसंद करते हैं, जबकि मिलेनियल्स पीढ़ी के सदस्यों के बारे में कहा जाता है कि वे मिलकर काम करना पसंद करते हैं। यह आवश्यक है कि इस अंतर को समझा जाए, क्योंकि अगर किसी ग्रुप में जेनरेशन जेड और मिलेनियल्स के सदस्य एक साथ काम कर रहे हो तो तालमेल बिठाने में समस्या होगी। जिन कामों में ग्रुप एफर्ट की जरूरत है, अगर उस ग्रुप में कुछ लोग यानी जेन जेड के सदस्य अकेले काम करते हुए अलग अलग राग बजाएं तो सुर ठीक नहीं निकलेगा। ग्रुप एफर्ट एक ऑर्केस्ट्रा की तरह होता है, उसका हर एक सुर सही तालमेल के साथ निकलना जरूरी होता है। लिहाजा जेनरेशन जेड के सदस्यों को खुद को थोड़ा सा फ्लेक्सिबल बनाना उचित होगा। साथ ही मिलेनियल्स या उनके पहले के पीढ़ी के सदस्यों को जेन जेड के लोगों की मानसिकता को समझते हुए उनसे बर्ताव करना होगा, तभी बिना झगड़े के डिजायर्ड एंड रिजल्ट्स प्राप्त होंगे। यह बात सभी को बदलते हुए वक्त के साथ समझना जरूरी है। कंपनियों में टीम बनाते समय टीम के सदस्यों को इन बातों के बारे में अवगत कराना ठीक रहेगा। साथ ही ट्रेनिंग देने में भी हर्ज नहीं है। इस विषय में आपका क्या विचार है? अब बातें सेल्फ इंप्रूवमेंट, खुद को और बेहतर बनाने के बारे में। आज का सुझाव, अपने व्यक्तित्व में फ्लेक्सिबिलिटी या लचीलापन लाइए। इससे व्यक्तिगत जीवन और व्यवसाय दोनों में लाभ मिलता है। फ्लेक्सिबल होने के 2 लाभ हैं। एक, अपने चारों ओर हो रहे परिवर्तनों को देख पाने में आसानी होती है। नंबर 2, उन परिवर्तनों के साथ खुद को खपाने के लिए आवश्यक बदलाव लाने में आसानी होती है। दूसरों की बातों को, खास तौर पर कस्टमर की बातों को ध्यान से सुनना फ्लेक्सिबिलिटी का एक महत्वपूर्ण अंग है। व्यवसाय में खुला मन रखना भी फ्लेक्सिबिलिटी का परिचायक है। लेकिन सिर्फ फ्लेक्सिबल होना ही काफी नहीं होता, उचित समय पर कार्रवाई करना भी आवश्यक है। बिना एक्शन के फ्लेक्सिबिलिटी का कोई मतलब नहीं, इसलिए खुद को फ्लेक्सिबल बनाने के साथ साथ सही समय एक्शन लेने के लिए भी तैयार रखिए।
अब अपने करियर को सुधारने की बातें। अगर अपने काम में कहीं कोई दिक्कत हो रही है तो मदद मांगने में संकोच ना करें। मैं सब जानता हूं, इस सोच से मामला गड़बड़ हो जाता है। आपके कार्यस्थल में जो व्यक्ति जानकार हैं उनसे अच्छे संबंध बनाकर रखिए। एक नेटवर्क बनाने की कोशिश कीजिए जिसमें वो लोग हों जिनसे आप जरूरत पड़ने पर मदद मांग सकें। अगर आप किसी को अपना मेंटर बनाने में सफल हो जाएं तो बात ही क्या, मेंटर से आपको मूल्यवान सुझाव और मार्गदर्शन मिल सकता है। और एक बात, जिनसे भी आपको मदद मिले उन्हें यह एहसास दिलाएं कि उनके द्वारा दी गई मदद आपके लिए कितना मायने रखता है। हर मदद को एक्नॉलेज करें जरूर। शुरू में करना शायद आसान नहीं होगा, लेकिन धीरे धीरे ये सहज हो जाएगा। बताइए कैसा चल रहा है। और अब जाते जाते कुछ फलसफे की बात। टर्की के उपन्यासकार विचारक मेहमेत मुराद इल्दान का कहना है, लाइफ कंटिन्यूअसली शूट्स एरोज एट यू टू सर्वाइव, बी फ्लेक्सिबल एंड बी ऑन द मूव बिकॉज रिजिड एंड फिक्स्ड टारगेट्स आर द इजीएस्ट टारगेट्स। अर्थात जिंदगी आपके ऊपर लगातार बाणों की बौछार करती है। जिंदा रह पाने के लिए लचीले बनिए और जगह बदलते रहिए, क्योंकि अकड़कर तन कर और एक ही स्थान पर रहने वाला निशाना सबसे आसान निशाना होता है। आपने नोट किया होगा कि सफल पॉलिटिशियंस कितने फ्लेक्सिबल होते हैं। अगर आप इधर उधर नजर डालें तो भारत में कई उदाहरण मिल जाएंगे। मुझे शायद कोई विशेष नाम बताने की जरूरत नहीं, आप खुद ब खुद बहुत समझदार हैं। आज इतना ही। आपसे अगले एपिसोड में मुलाकात होगी। किसी खास आर्थिक या राजनीतिक मुद्दे पर चर्चा करेंगे। इसके अलावा यूथ डायरेक्ट में होगी युवाओं के मुद्दों पर चर्चा। साथ ही होंगे उपयोगी सुझाव जीवन और अपने करियर को बेहतर बनाने के बारे में। उम्मीद है इस शो का स्वरूप आपको पसंद आ रहा है। अगर कोई सुझाव हो तो अवश्य दीजिएगा। यदि यह कार्यक्रम आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें और अवश्य सब्सक्राइब करें। अब आज्ञा लेता हूं। चौकन्ने रहें, संगठित रहें, खुशहाल रहें। नमस्कार।